नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान में संवेग के प्रकार तथा उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करेंगे संवेग से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग दोस्तों बताना चाहते हैं आपको कि हमारे चैनल यूजे पाठशाला में यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, एमपी टेट तथा और भी अदर स्टेट के टेट हैं उनको कवर किया जाएगा। उनसे संबंधित सभी जानकारियां हमारे यूजे पाठशाला चैनल में मिल जाएंगी आपको। और इसमें हम एक नए तरीके से सीखेंगे सभी कुछ। और इसमें जितने भी टॉपिक लिए जाएंगे उनके महत्वपूर्ण उदाहरण सहित व्याख्या की जाएगी, उनके महत्वपूर्ण नियमों को बताया जाएगा। और दोस्तों, सरकारी शिक्षक का पद आप अपने लिए निश्चित करना चाहते हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर चैनल का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले आप एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, अपने नोट्स को स्वयं बनाइए। दोस्तों, जितने स्वयं नोट्स बनाएंगे उससे अधिक आपको तैयार होगा वो टॉपिक। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवेग के बारे में। दोस्तों, तो संवेग होता क्या है ये देखेंगे। तो है संवेग क्या? संवेग प्राणी का वह आंतरिक अनुभव है। संवेग वह आंतरिक अनुभव है प्राणी का जिससे उसकी मानसिक स्थिति व्यक्त होती है। उसकी मानसिक स्थिति व्यक्त होती है। संवेग वह आंतरिक अनुभव है जिससे प्राणी की मानसिक स्थिति व्यक्त होती है। ये हो गई संवेग का अर्थ दोस्तों कि यह एक आंतरिक अनुभव है, इससे मानसिक स्थिति व्यक्त होती है। और इसके बारे में इसका अर्थ जाने अच्छे से तो होता है संवेग अंग्रेजी के इमोशन शब्द से बना है। दोस्तों, किससे? इमोशन शब्द से बना है। सब लोग जानते हैं दोस्तों, इमोशन का मतलब ही संवेग होता है हिंदी में। और इमोशन जो शब्द है वह शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना हुआ है। किससे? इमोवेयर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गति या आवेग, हलचल, हिला देना या उत्तेजित कर देना। ये इमोवेयर का मतलब होता है। तो संवेग का भी मतलब यही होगा। मतलब क्या होगा? गति या आवेग लाना, हलचल पैदा करना या हिला देना या उत्तेजित कर देना, ये हमारा संवेग होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम संवेग की परिभाषाएं देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं हमारे गिल्डार्ड महोदय। गिल्डार्ड महोदय कहते हैं संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। क्या है दोस्तों? संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ये हमारे गिल्डार्ड महोदय कहते हैं संवेग हमारा क्रियाओं का उत्तेजक है। क्रियाओं को मतलब उत्तेजित कर देता है जो संवेग होता है, ये होता है संवेग दोस्तों, गिल्डार्ड महोदय के अनुसार। उसके बाद आते हैं वुडवर्थ महोदय। तो वुडवर्थ जी कहते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वही चीज़ ये भी कह रहे हैं कुछ अलग तरीके से कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मतलब संवेग से व्यक्ति अपने आप उत्तेजित हो जाता है। और कौन सी दशा में? उत्तेजित दशा में आ जाता है संवेग से व्यक्ति। ये वुडवर्थ महोदय कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं रॉस महोदय। तो रॉस जी कहते हैं संवेग चेतना की वह अवस्था है जिससे रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक का मतलब होता है अच्छी चीज़ होना। अच्छे तत्व हैं, द्वेषात्मक बुरे तत्व होते हैं, रागात्मक हो गए अच्छे तत्व। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। तो इसमें देख लेते हैं परिभाषा क्या कहती है। संवेग जो है चेतना की वह अवस्था है जिससे रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। किसकी? रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, रास महोदय कहते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं जरसील्ड महोदय। जरसील्ड महोदय का कहना है किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था जो है संवेग कहलाती है। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये हमारे जरसील्ड महोदय कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा बताई इन्होंने। आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था जो है संवेग कहलाती है। सभी ने उत्तेजित होने की बात की थी, इन्होंने कहा आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था संवेग होती है। ये हो गई जरसील्ड महोदय के अनुसार परिभाषाएं। दोस्तों, इन परिभाषाओं को थोड़ा सा देख लेंगे। अक्सर एग्जाम्स में पूछा करते हैं, परिभाषाएं पूछ लेते हैं, उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक का नाम बताना होता है आपको। तो इनको देख लेंगे और वहाँ पे परीक्षा हाल में अच्छा सही टिक लगाएंगे।
उसके बाद आते हैं दोस्तों संवेग भावना तथा मूल प्रवृत्ति की परिभाषाएं देख लेते हैं, इनमें अंतर क्या है ये हम समझ जाएंगे इससे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संवेग। संवेग क्या है? विचारों का बाह्य प्रकाशन ही संवेग है दोस्तों। आंतरिक भावना जो होती है उसको बाहर निकालना ही या बाह्य प्रकाशन करना ही हमारा संवेग होता है, विचारों को। अब भावना की बात करें तो भावना क्या होती है? विचारों के आंतरिक रूप को भावना कहते हैं दोस्तों। वही चीज़ है, भावना आंतरिक रूप है और उसी विचार को अगर बाह्य प्रकाशन कर दिया जाए, मतलब उसी को अगर विचार आंतरिक रूप में है तो भावना है, उसी का अगर बाह्य प्रकाशन कर दिया है उसी विचार का तो वो संवेग हो जाएगा। और मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो विचार यदि क्रिया में आ जाए तो वह मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, भावना होती है विचार के आंतरिक रूप होता है, विचार का बाह्य प्रकाशन हो जाए तो वो संवेग हो जाता है। और मूल प्रवृत्ति की बात करें तो वो अगर क्रिया का रूप धारण कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे दोस्तों भावना का मतलब हमारे अंदर आया क्या भावना? क्रोध की भावना आई हमारे अंदर। क्या आई? क्रोध की भावना हमारे अंदर आई, तो ये हो गई भावना। मतलब क्रोध एक तरह का भावना हो गई अंदर हमारे। उसके बाद अगर हम लोग क्रोध को प्रदर्शित करें बाहरी रूप से, मतलब मुंह टेढ़ा करके अपने आप को मुंह लाल कर लें तो वो हमारा संवेग हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा बाह्य प्रकाशन हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग क्रिया में उतर आएँ उसी को, क्रोध से लेकर हम किसी से लड़ने लगें तो हमारी वो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये हमारे संवेग, भावना और मूल प्रवृत्ति में अंतर हो गए दोस्तों, उनकी परिभाषा हो गई। अब आते हैं संवेग की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। संवेग की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला है संवेग जन्मजात होते हैं दोस्तों। संवेग हमेशा ऐसा नहीं कि संवेग हम किशोरावस्था में पैदा होंगे या बाल्यावस्था में पैदा होंगे या 4 साल के बाद पैदा होंगे, लेकिन कहता है संवेग जन्मजात होते हैं। कहाँ से? जैसे ही जन्म होता है हमारे अंदर संवेग होते हैं। संवेग हमारे अंदर जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, मतलब जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं। उसके बाद कहता है संवेग सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब हो गया सभी जगह होते हैं, मतलब कि सभी प्राणियों में होते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि संवेग सिर्फ बालकों में हो, छोटे बालकों में हो या मनुष्य में हो। ये संवेग हमारे जो हैं गायों में भी हो सकते हैं, हिरन में भी हो सकते हैं दोस्तों। हम लोग अक्सर जानवरों को रोते भी देखते हैं, तो मतलब उनके अंदर भी संवेग पाए जाते हैं दोस्तों। वो संवेग हमको बाह्य प्रकाशित होते हैं जानवरों से भी दोस्तों। तो ये हो गए संवेग सार्वभौमिक होते हैं, इसका मतलब हो गया। अब आता है संवेग में अस्थिरता पाई जाती है। क्या आती है? अस्थिरता पाई जाती है दोस्तों। संवेग अस्थिर होते हैं दोस्तों। संवेग कभी किसी के मतलब अधिक होते हैं तो कभी के कम होते हैं। छोटे बच्चों में यानी हम अगर बात करते हैं तो शिशुआवस्था में संवेग बहुत अधिक तीव्र होते हैं, धीरे धीरे फिर कम होने लगते हैं। बाल्यावस्था में कम होते हैं, किशोरावस्था में और कम हो जाते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिकरण होने लगता है तो अपने जो संवेग होते हैं उनको मारने लगता है, मतलब मात देने लगता है, संवेगों को कम करने लगता है दोस्तों। धीरे धीरे किशोरावस्था में आते आते संवेग बहुत ही कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये होता है संवेग में अस्थिरता आना। तो हमारा संवेग में अस्थिरता भी पाई जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों संवेग के उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन आता है। वही चीज़ बताई दोस्तों, जैसे क्रोध आया तो हमारे मुंह का रंग लाल हो जाएगा, मुंह लाल हो जाएगा और हमारे मस्तक में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी क्रोध आने पर। तो वो हमारा संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन आता है दोस्तों, शरीर में परिवर्तन आएगा संवेग से। तो यही सिद्ध होता है, यहाँ से शरीर में परिवर्तन आता है। उसके बाद आता है संवेग में व्यापकता पाई जाती है। संवेग में व्यापकता पाई जाती है। वही चीज़ दोस्तों, संवेग व्यापक होता है, मतलब सभी जगह संवेग पाया जाता है। मतलब कुत्तों में भी पाया जाएगा, जानवरों में भी, आदमियों में भी संवेग व्यापक रूप से पाया जाता है। ऐसा नहीं कि संवेग हमारा इंडिया में ही पाया जाएगा, संवेग हमारा अमेरिका में ही पाया जाएगा। हमारा संवेग जो है व्यापक रूप है संवेग का, सभी जगह पाया जाएगा, मतलब सभी मनुष्यों या प्राणियों में पाया जाएगा। उसके बाद आता है संवेग का परिणाम कोई क्रिया अवश्य होती है दोस्तों। संवेग का परिणाम कोई क्रिया अवश्य होती है, मतलब संवेग का कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जरूर होती है। क्रिया का होना मतलब मूल प्रवृत्ति होना संवेग से। मतलब अगर हम क्रोध करेंगे, मतलब हमारा क्रोध आ रहा है संवेग के रूप में, तो उससे हमारी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? क्रिया क्या होगी? हम किसी से लड़ेंगे तो वही हमारी मूल प्रवृत्ति या क्रिया हो जाएगी। तो ये हो गया संवेग का परिणाम क्या होता है? एक क्रिया अवश्य होती है। उसके बाद आता है आखिरी विशेषता है संवेग के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया, यानी विचार प्रक्रिया का मतलब बुद्धि धीमी हो जाती है या फिर बंद हो जाती है।
इसको कैसे समझेंगे दोस्तों, इसको समझते हैं। संवेग अगर तीव्र हो जाएगा, मतलब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। बुद्धि उसी जगह हमारा काम करना बंद कर देगी। इसीलिए कहते हैं संवेग को स्थिर करना आना चाहिए, संवेगों को कंट्रोल में रखना आना चाहिए, नहीं तो हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देती है, या बंद हो जाती है, या धीमी कर देती है बुद्धि काम करना, तो हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम गलत कर देते हैं। संवेग जब तीव्र होता है तो बुद्धि हमारी कम करती है, या धीमी हो जाती है, या बंद ही हो जाती है, उससे हम उल्टा सीधा काम कर देते हैं। तो ये हो गया संवेग की आखिरी विशेषता। तो इसी के साथ विशेषता समाप्त होती है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग संवेगों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संवेग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो इनको सभी के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों, संवेग कितने प्रकार के कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रायड महोदय के अनुसार संवेग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? युयुत्सा और जिजीविषा। युयुत्सा का मतलब हो गया दोस्तों युद्ध करने की इच्छा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। तो फ्रायड महोदय ने संवेग 2 तरह के बताया, युद्ध करने की इच्छा, जीने की इच्छा, यानी युयुत्सा और जिजीविषा। ये प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, लेकिन वो इससे भी इम्पोर्टेंट और है मैकडूगल साहब के अनुसार। तो मैकडूगल साहब ने 14 संवेग बताए थे, और उनके सापेक्ष मतलब 14 संवेग के साथ साथ उन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ बताई, मतलब 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष 14 मूल संवेग इन्होंने बताए थे। किसने? मैकडूगल साहब ने। ये भी प्रश्न पूछ लेता है मैकडूगल साहब ने कितने संवेग बताए, तो कितने बताए दोस्तों? कितने बताए? 14 संवेग बताए थे। उनके साथ उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो एक तरफ हम लोग संवेग लिखते हैं और एक तरफ मूल प्रवृत्ति, और जानते हैं क्या संवेग होता है, उसके प्रति मूल प्रवृत्ति उससे संबंधित क्या होगी। तो सबसे पहले हम संवेग पढ़ेंगे दोस्तों, भूख लगना। क्या हो गया दोस्तों? भूख लगना। दोस्तों बच्चा पैदा होता है, उससे तुरंत रोना आ जाता है, भूख लगती है दोस्तों, भूख लगती है। भूख हमारा सबसे पहला संवेग माना जाता है दोस्तों। जैसे मान लो भूख लगी उसको, बच्चे को हंगर है बच्चा, तो क्या करेगा? भोजन की तलाश करेगा। क्या करेगा? फूड सीकिंग करेगा, भोजन की तलाश करेगा। तो यही हमारी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी संवेग का। भूख से रिलेटेड क्या? भूख की प्रवृत्ति, भूख की मतलब प्रवृत्ति क्या होगी? भूख मतलब भोजन की तलाश हो जाएगी, मूल प्रवृत्ति हमारी होगी संवेग की। तो भूख की क्या? भोजन की तलाश। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, भूख लगे क्या करेंगे? भोजन की तलाश करेंगे, तो हमारी वो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों वात्सल्य, यानी टेंडर मोशन आता है। तो टेंडर मोशन में क्या होता है? हमारी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? वो होती है संतान की भावना, यानी संतान की रक्षा, एक तरह से कह सकते हैं पेरेंटल मूल प्रवृत्ति होती है, संतान की भावना। वात्सल्य का मतलब क्या हुआ? हमने अगर किसी दूसरे के बच्चे को भी देख लिया खेलते हुए, या कोई दूसरा बच्चा कहीं और जा रहा है, मुसीबत में फंस रहा है, तो उसको बचाएंगे दोस्तों, उसमें संतान की भावना हमारे अंदर आएगी। तो यही होगा क्या? संवेग अगर वात्सल्य आएगा हमारे अंदर, तो हमें दूसरे के बच्चों को बचाने जाएंगे, यानी क्रिया करेंगे हम उसके बच्चों को। अगर सामने देख रहे हैं किसी के बच्चे को कुछ गलत करते हुए, और मान लीजिए छोटा बच्चा है तो चल नहीं पा रहा है, तो उसकी हम चलने में मदद करने जाएंगे। तो ये होती है वात्सल्य से रिलेटेड संतान की भावना। क्या होती है? संतान की भावना हो गई मूल प्रवृत्ति। उसके बाद आता है कामुकता, यानी लस्ट। कामुकता से होगी तो उसकी मूल प्रवृत्ति होगी सेक्स, यानी काम प्रवृत्ति। ये होगी कामुकता का मूल प्रवृत्ति। काम से, कामुकता में काम है और काम प्रवृत्ति में भी काम है, इससे याद रखेंगे दोस्तों संवेग का। कामुकता का संवेग काम प्रवृत्ति होगा। ये अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, संवेग दे देगा उससे संबंधित मूल प्रवृत्ति पूछेगा, या मूल प्रवृत्ति दे देगा उससे संबंधित संवेग पूछ लेगा। अब कह दिया क्रोध है जो संवेग, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो उसकी मूल प्रवृत्ति है युजुत्सा। क्या दोस्तों? युजुत्सा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रायड महोदय ने युजुत्सा एक प्रकार बताया था क्रोध उसका संवेग का। तो युजुत्सा क्या होती है? युद्ध करने की प्रवृत्ति, युद्ध करने की इच्छा। तो हमारी ये क्रोध का जो एंगर का है उसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी युयुत्सा, यानी क्रोध करने का इच्छा, कॉम्बैट। तो क्रोध से याद रखेंगे, अगर क्रोध आएगा तो क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, इससे याद रखेंगे मूल प्रवृत्ति, क्रोध से युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा। उसके बाद आते हैं आमोद या भ्रमण करना, यानी अम्यूजमेंट। आमोद या भ्रमण करना। दोस्तों हम लोग आमोद यानी भ्रमण करेंगे तो हम क्या होंगे दोस्तों? हम खुश होंगे, यानी हंसेंगे, हास करेंगे, तो हो जाएगा लाफ्टर उसकी मूल प्रवृत्ति। आमोद का मतलब होता है, या भ्रमण का मतलब हो गया हास करना। छोटे बच्चों को अगर भ्रमण करने को कहा जाए, घुमाया जाए, तो क्या करता है? वो हंसता है दोस्तों। तो वही हो गया संवेग, यानी आमोद या भ्रमण का मूल प्रवृत्ति हो जाएगी हास, यानी लाफ्टर। उसके बाद आता है दोस्तों आत्म अभिमान। क्या?
आत्म अभिमान यानी पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, आत्म अभिमान। तो आत्म अभिमान का हो जाएगा आत्म गौरव, आत्म अभिमान का हो जाएगा आत्म गौरव। आत्म से याद रखेंगे, आत्म अभिमान आत्म गौरव, सेल्फ एसर्शन से हो जाएगा, इससे याद रखेंगे आत्म अभिमान से आत्म गौरव को। उसके बाद आता है दोस्तों आत्म अधिकार यानी फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। अधिकार का मतलब ऑनरशिप, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। तो इससे क्या हो जाएगा, आत्म अधिकार हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएंगे दोस्तों, अगर अपना अधिकार हो जाएगा किसी चीज़ में तो हम संग्रहित हो जाएंगे, बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेंगे तो सब, तो हमारा अपना अधिकार हो जाएगा उस पर। मान लीजिए कोई चीज़ है, हमने उसमें अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग संग्रहित हो जाएंगे यानी इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमको उस पर अधिकार मिल जाएगा। तो यहाँ से याद रखेंगे आत्म अधिकार का मतलब संग्रहण हो जाएगा हमारा, इक्यूशन हो जाएगा हमारा, क्या, मूल प्रवृत्ति। आत्म अधिकार संवेग का मूल प्रवृत्ति संग्रहण हो जाएगा। उसके बाद आता है भय, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जरूर अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेता है दोस्तों। तो फियर यानी भय का संवेग हो जाए, संवेग का हमारा मूल प्रवृत्ति हो जाएगी पलायन। दोस्तों भय, भय का मतलब हमें डर लग रहा है। दोस्तों बच्चों को अगर डर लग रहा है तो क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं यानी भाग जाते हैं दूर, इस्केप यानी वो जगह छोड़ देते हैं दोस्तों। भय से मतलब छोड़ देना यानी भाग जाना, दूर भागना यानी पलायन हो जाना। तो भय का क्या हो जाएगा दोस्तों, पलायन मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद आता है आत्महीनता। दोस्तों ये नेगेटिव चीज़ है, आ से मतलब ना होता है, नकारना होता है, तो नेगेटिव सेल्फ फीलिंग हो जाएगी ये आत्महीनता, अपने में बहुत हीन महसूस करना। तो उससे क्या हो जाएगा, हम क्या महसूस करते हैं, एक तरह से दैन्य स्थिति हो जाती है, गरीब हो जाते हैं यानी दीनता अपने आप को महसूस करते हैं। तो दीनता हमारी क्या हो जाएगी, मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी दैन्य हमारा दैन्य प्रवृत्ति हो जाएगी मूल प्रवृत्ति आत्महीनता की। हीन अपने आप को महसूस करेंगे तो मतलब गरीब है यानी दीनता है हमारे अंदर यानी दैन्य प्रवृत्ति है। तो इससे हमारा आत्महीनता से मूल प्रवृत्ति दैन्य हो जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों करुणा, दुख या शोक, एक ही चीज़ है, करुणा, दुख या शोक, डिस्ट्रेस। इसकी क्या होगी मूल प्रवृत्ति हमारी, शरणागति। इसको समझेंगे कैसे, यानी रिफ्यूज को कैसे समझेंगे दोस्तों। करुणा यानी हम अगर दुख में होंगे, अगर कोई बच्चा दुख में होता है तो वो किसी की शरण में जाता है। जैसे छोटा बच्चा दुख में होगा, रोएगा तो अपनी मम्मी के पास जाएगा, मतलब किसी की शरण में जाएगा, किसी के पास जाएगा कि वो उसको दुलार करें, उसको प्यार करें। तो करुणा में होने पर हमें शरणागति उसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसे समझ लेंगे। करुणा में होंगे तो हम किसी की शरण में जाएंगे, यानी दुख में हम किसी की शरण में जाएंगे, इसकी मूल प्रवृत्ति ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों एकांकीपन। अब अगर हम अकेला महसूस करेंगे, लोनलीनेस महसूस करेंगे, तो लोनलीनेस का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सामूहिकता हो जाएगा। हम समूह में जाना पसंद करेंगे, कलेक्टिविटी हमारी होगी दोस्तों उस समय। अगर हम अकेलापन महसूस करें यानी एकांकीपन है हमारे अंदर, तो हम सामूहिकता पसंद करेंगे दोस्तों। उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, सामूहिकता। अगर हमारा संवेग है एकांकीपन तो उसकी सामूहिकता मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, कलेक्टिविटी। ऐसे भी याद करते हैं बच्चों, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं कि हम एकांकीपन महसूस कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कहाँ जाते हैं, अक्सर बाहर गार्डन में देखते हैं बच्चे और हैं, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो उसी से याद कर लें, एकांकीपन का सामूहिकता हो जाएगा। उसके बाद आता है घृणा, डिसगस्ट। घृणा, घृणा संवेग होता है, उसका क्या होता है मूल प्रवृत्ति, निवृत्ति। निवृत्ति मतलब प्रतिकर्षण, एक तरह से रिपल्सन यानी उससे दूर भागते हैं लोग। तो हम घृणा देखते हैं, किसी से घृणा है, अब अगर इसको याद करेंगे कैसे, कोई चीज़ से घृणा है हमको तो उससे हम क्या करेंगे, निवृत्ति यानी हम उससे दूर भागेंगे, हमें रिपल्सन उससे लगेगा, प्रतिकर्षण होगा दोस्तों उससे। तो ये हो गया घृणा का मूल प्रवृत्ति निवृत्ति यानी प्रतिकर्षण। घृणा का क्या होगा, निवृत्ति या प्रतिकर्षण। उसके बाद आते हैं आश्चर्य यानी वंडर। आश्चर्य यानी वंडर, वंडर का क्या होगा, जिज्ञासा। दोस्तों अगर हम कोई चीज़ को देखेंगे, ऐसी चीज़ देखा हमने जिससे आश्चर्य हो गया हमको, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जानवर देख लिया हमने, उसको पहले हमने कभी नहीं देखा, छोटा बच्चा है, बड़े जानवर को देख लिया तो उसके अंदर जिज्ञासा आएगी कि ये क्या है, ये कैसे चलता है, इसका क्या सिस्टम है, ये सब चीज़ें उसके अंदर जिज्ञासा के रूप में उत्पन्न हो जाएंगी, वही हो जाएगी हमारी मूल प्रवृत्ति यानी क्यूरियोसिटी। वंडर का क्यूरियोसिटी यानी आश्चर्य का हमारा जिज्ञासा हो जाएगा मूल प्रवृत्ति। उसके बाद आते हैं कृतिभाव यानी सृजनात्मकता की अगर भावना है दोस्तों, सृजनात्मकता की भावना है तो उसके अंदर मूल प्रवृत्ति क्या होगी, रचनात्मकता। उसके अंदर मूल प्रवृत्ति रचनात्मकता हो जाएगी।
ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैकडूगल के 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियों से। तो इनको ज़रूर पढ़ लेंगे दोस्तों, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ज़रूर प्रश्न आएगा इससे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और भी तरह से प्रकार इसके होते हैं, जैसे रागात्मक संवेग होता है। तो रागात्मक संवेग में हम अनेक तरह से समझेंगे। जैसे बड़ों के प्रति कौन सा संवेग होंगे? सम्मान, भक्ति और श्रद्धा। अगर रागात्मक संवेग की बात करें तो बड़ों के प्रति रागात्मक संवेग कौन कौन से होंगे? सम्मान, भक्ति और श्रद्धा होंगे बड़ों के प्रति। उसके बाद बराबर वालों के प्रति मित्रता व प्रेम होंगे। अपनों से छोटे के प्रति क्या होंगे? स्नेह व वात्सल्य। अपनों से छोटे के प्रति स्नेह व वात्सल्य, इन सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, स्नेह वात्सल्य के बारे में। उसके बाद आता है द्वेषात्मक संवेग। द्वेषात्मक संवेग में बड़ों के प्रति क्या होंगे? भय और घृणा होगी। द्वेष का मतलब हो गया दोस्तों नकारात्मक, यानी गंदे संवेग, यानी बुरे संवेग एक तरह से। तो बड़ों के प्रति क्या होगा? भय या घृणा होगी। बड़ों के प्रति भय होगा, छोटा बच्चा है बड़ों से डरेगा या घिन करेगा। और बराबर वालों के प्रति क्या होगी? ईर्ष्या या क्रोध होगा दोस्तों। क्या होगा? द्वेषात्मक ईर्ष्या या क्रोध होगा। अपने से छोटों के प्रति वही चीज़ मान लेते हैं, वो भी द्वेषात्मक के रूप में माने तो क्रोध एक तरह से हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, दंड भी हो जाएगा इसमें दोस्तों अपने से छोटों के प्रति। तो ये हमारे संवेग के प्रकार अच्छे से खत्म होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं, पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास के बारे में कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें आता है शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। किसमें? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है दोस्तों। अस्थिर का मतलब क्या हो गया? थोड़ी देर में वह रोने लगता है, थोड़ी देर में वह हंसने लगता है, मतलब संवेग तुरंत परिवर्तित होते रहते हैं दोस्तों। तो ये हो गया स्थिर ना होना संवेगों का, यानी अस्थिर होना। तो संवेगात्मक व्यवहार क्या होता है? अस्थिर होता है शैशवावस्था में। उसके बाद आते हैं, प्रारंभ में शिशु के संवेग तीव्र होते हैं तथा धीरे धीरे यह तीव्रता कम हो जाती है। मतलब शैशवावस्था में जब बच्चा छोटा होता है तो उसके संवेग बहुत अधिक तीव्र होते हैं, मतलब वह रोता है तो बहुत तेज रोता है दोस्तों, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तो उसको मतलब मानते हैं कि उसके संवेग तीव्र होते हैं, यानी रोएगा तो बहुत रोएगा, हंसेगा तो गाँव हंसता ही रहे। उसके बाद धीरे धीरे शैशवावस्था जैसे बढ़ती जाता है, बच्चे की उम्र 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक हुई, तो वह धीरे धीरे वो संवेग, उनकी तीव्रता जो है कम होने लगती है दोस्तों। तो ये हो गया संवेगात्मक विकास शैशवावस्था में। उसके बाद आते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को पढ़ेंगे दोस्तों। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास में पहला पॉइंट है संवेगों की उग्रता में कमी आना। वही चीज़ दोस्तों, शैशवावस्था में सबसे अधिक संवेग होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तो बाल्यावस्था में आते आते संवेगों की उग्रता में कमी आ जाती है। उसके बाद समाजीकरण होने पर संवेगों का दमन होने लगता है दोस्तों। हमारा बाल्यावस्था में बच्चा घर से बाहर निकलता है, यानी स्कूल यानी विद्यालय की चौखट में जाता है, तो वहाँ पर उसका समाजीकरण होता है दोस्तों। परिवार से बाहर निकलता है, समाजीकरण होता है उसका, तभी उसके संवेगों का दमन होने लगता है। यही कहा जाएगा कि समाजीकरण होने पर संवेगों का दमन होने लगता है बाल्यावस्था में। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक विनोद प्रिय अधिक होता है। विनोद प्रिय अधिक होता है, उससे व्यंग्य विनोद में आनंद मिलता है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की बात आई दोस्तों, कि लास्ट की जो बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक विनोद प्रिय अधिक होता है, उसे व्यंग्य विनोद में आनंद मिलता है। तो ये हो गई बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की बात। उसके बाद आते हैं दोस्तों किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, देखते हैं। सबसे पहला उसमें अहम आ जाता है, बच्चों में अहम आ जाता है, यानी ईगो आ जाता है दोस्तों किशोरावस्था में, संवेग के रूप में अहम आ जाता है। उसके बाद विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है किशोरावस्था में, मतलब जो बच्चा मतलब लड़का है वो लड़की की तरफ आकर्षित होगा और लड़की जो है वो लड़के की तरफ आकर्षित होगा। ये हो गया विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण किशोरावस्था में। उसके बाद आता है आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट। किशोरावस्था में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने आत्मसम्मान में महसूस करने लगता है, यानी अपने आप का सम्मान महसूस करता है, अपने आप की बुराई नहीं सुन सकता किसी से, या अपने आप के को मार पीट दे उसको तो वो भी उसको बुरा लगेगा, यानी उसके खुद का सम्मान अपने आप महसूस करने लगता है, उसमें आत्मसम्मान की भावना आ जाती है किशोरावस्था में। उसके बाद आता है समवयस्क समूह में रहते हैं। किशोरावस्था के जो बालक होते हैं
वो अपने ही वयस्क यानी अपने समवयस्क का मतलब हो गया अपने ही आयु के बालकों के साथ रहना। किशोरावस्था के जो बालक होते हैं अपने ही उम्र के बालक के साथ रहते हैं यानी रहना पसंद करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। यहाँ से हमारा संवेग के प्रकार तथा उसकी विशेषताओं के बारे में जो कुछ पढ़ा वो ख़त्म होता है दोस्तों। इसको अच्छे से पढ़िए और नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। और कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसका उत्तर आपको अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। और सरकारी विद्यालय में अगर एक सीट पक्की करना चाहते हैं आप अपनी, तो यूजे पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को कभी दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को जल्दी से देख सकें, यानी सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद।